अभी ये आप, मैं इनको एक चीज़ जो मेरे को अच्छी लगी, इनके पास जो फ़ोन है वो कौन सा वाला फ़ोन है पता है, वो बटन वाला। अभी मैंने अंदर देखा, मैंने कहा आपके पास ये वाला फ़ोन है, कहती हाँ, और लाइफ में फ़र्स्ट टाइम ये स्मार्टफोन लेकर आ जाए, वो भी फादर का पुराना पड़ा हुआ था, तो फर्स्ट टाइम कह रहे लाइफ में मैं वो वाला फ़ोन आज लेकर आई हूँ। तो देखो वो बटन वाला फ़ोन है, उस पर ना फेसबुक होता है ना, हालांकि ये लैपटॉप यूज़ करते थे यूट्यूब वगैरह के लिए, तो लेकिन फ़ोन दूसरा है ही नहीं था, तो तभी। और इन्होंने IAS का प्री भी क्लियर किया हुआ है, ठीक है, और थर्ड 3 बजे, ठीक है ना, तो अभी 4th अटैम्प्ट है इनका, ठीक है। तो बाकी पढ़ाई जो है वो, देखो हमारी मेहनत तो होती है, बट आप इनकी मेहनत भी बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना, आपकी तरफ से मेहनत ज़रूरी है, ठीक है ना। तो यही मैं आपको कहना चाहता हूँ कि बाकी आप इनसे आप खुद पूछिए, ठीक है। So hello, सर ने बताया मेरा नाम आरुषि है, आरुषि सबरवाल। मेरा सेकंड अटेम्प्ट था। मैं चाहती हूँ डिस्कशन काफ़ी लाइवली, काफ़ी डेमोक्रेटिक रहे। तो मैं चाहती हूँ पहले मैं आपसे इंट्रोडक्शन दूँ। प्लीज़ आप सब अपना नाम और कुछ भी जो बताना चाहे अपने बारे में तो प्लीज़ बताइए, प्लीज़ नाम बताइए। थोड़ा ज़ोर का बोलिए, कॉन्फिडेंस से, यू आर अ फ्यूचर ऑफिसर। मेरा नाम इरफान हैदर है, तो मेरे को 21 साल हो गए तैयारी करते हैं, अभी मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट है ओके ओके। मेरा नाम अनिकेत है, हम 6 महीने से मतलब 6 मंथ से मैं तैयारी कर रहा हूँ UPSC PSC। ओके वेरी गुड। अभी आप कॉलेज में हैं? मैम अभी पास आउट हूँ। ओके ओके। Ma'am, my name is Kajal Thakur and I'm just preparing for just started. अभी आप ये कॉलेज, बड़ी वो है, तेज है, मतलब क्वालिफाई इसको बड़ा वो है करने का ना, और मुझे तो पढ़ती सारे रहती वैसे लग रहे हैं यहाँ पे। लाइब्रेरी में हमेशा पढ़ती रहती है। ओके, और आपका? मैं विकासदीप सिंह है और मुझे 8 मंथ हो गए मैं ट्राई करते हुए। ओके अभी ऑलराइट Myself Rohit Thakur, मैम अभी मेरा पहला अटेम्प्ट होने जा रहा है, ओके। कम से कम मेंस तो लिखूंगा मेरे को। तो जोश है फर्स्ट अटेम्प्ट देने जा रहे हो? इसमें बट थोड़ा कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा मैम अभी। क्यों नहीं आ रहा कॉन्फिडेंस? आएगा मैम। चलो ठीक है, बात करते हैं। आप बताओ। ओके अच्छा, सारे ही फ्रेशर्स हैं, किसी ने कोई भी अटेम्प्ट नहीं दिया ना अभी तक? तो अब अभी दिया था प्री, तो अभी लिख रहे हो मेंस? ओके ओके फाइन। अभी आई थिंक फिर से आने वाली हैं पोस्ट ना, अभी शायद 200+ काफ़ी पोस्ट आ रही है इस बारी, राइट? तो कौन देना चाह रहा है इस बारी? इतने इतने ऐसे थोड़े जोश से खड़ा करो ना। आप नहीं दे रहे हो, क्यों? चलो ठीक है। तो मैं चाहती हूँ आप जो भी मेरे से सवाल करना चाहो बीच में मेरे को टोके आप पूछ सकते हो, जो भी आपका सवाल है। तो मैं आपको यहाँ पे ये नहीं बतानी हो ये रिसोर्सेज हैं जो मैं बोल रही हूँ वो मानो, ऐसा कुछ नहीं है। मैं सिंपली आपको यही बोलना चाहती हूँ कि देखो जिस स्टेज पे अभी आप हो ना, इसमें आपके पास बहुत ज़्यादा एनर्जी है अभी, राइट? यू आर वेरी एनर्जेटिक राइट नाउ, मतलब मेरे से तो बहुत ज़्यादा हो, राइट? तो क्योंकि मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट जो था वो 2019 में जब लास्ट टाइम हुआ था तब था इसका JKPSC का। तो अब मुझे देख लो तब से कितने साल हो गए, मेरा सेकेंड अटेम्प्ट है। उस टाइम मेरा प्रीलिमिनरी भी क्वालिफाई नहीं हुआ था, राइट? तो ऐसी कोई बात नहीं है, इस फील्ड में कई बार अटेम्प्ट ज़्यादा लग जाते हैं, लेकिन अभी आप यू आर वेरी प्रिविलेज दैट यू आर वेरी यंग राइट नाउ। सो मेक श्योर यहाँ पे आपको जो भी क्लासेस में बताते हैं आप वो बहुत सिंसियरली रोज़ फॉलो करो, ठीक है? मैं सबको यही कहती हूँ ना, सीरियसनेस और सिंसेरिटी में बहुत फ़र्क है। कई बार लोग शक्ल से बहुत सीरियस लगते हैं, जैसे कोई चश्मा पहन रहा है, बिल्कुल ऐसे पूरा दिन किताबी कीड़ा बना है, भाई इसका तो होगा, लेकिन बाद में वो जो लास्ट वेंचर में बंदा बैठा है ना, जो पूरा दिन जोक कर रहा होता है, उसका हो जाता है। उसका कारण क्या होता है? वो अपनी पढ़ाई को बहुत इंजॉय कर रहा होता है और वो रोज़ इस चीज़ पे काम कर भी रहा होता है। और कई बार ऐसा होता है जो बिल्कुल सीरियस बच्चा जो होता है ना, मतलब जो पूरे दिन सोचता है वो UPSC JKPSC, लेकिन वो नहीं कर पाता क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे वो अपनी प्रोसेस को इन्जॉय नहीं कर रहा होता या होती है, ठीक है? तो आपको इस प्रोसेस को बहुत इन्जॉय करना है, क्योंकि यू आर वेरी प्रिविलेज कि आपको पेरेंट्स ने अपॉर्चुनिटी दी है यहाँ पे इंस्टीट्यूट में आने की। और रही बात इंस्टीट्यूट की, बहुत बारी मैंने बच्चों को देखा वैसे कहते हैं ना कि यार जैसे मैं अपनी बात बताती हूँ, जब मैं थोड़ा सा शुरू किया था तो मैं ज्योग्राफी की क्लास में सर को बोलने लगी, सर मुझे लैटीट्यूड भी पढ़ाओ लॉन्गिट्यूड भी पढ़ाओ, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। तो आप हर चीज़ एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि हर चीज़ क्लास में चीज़ होगी। आपको यहाँ पे सिर्फ एक गाइडेंस मिलेगी, आपको एक एनालिसिस का एक प्रोसीजर मिलेगा, बट सेल्फ एनालिसिस आपको खुद करनी पड़ेगी। आप हर चीज़ टीचर से या क्लासरूम से एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। यहाँ से आपको एक मैं कहूँगी कि एक, जैसे मान लो अगर आप घर पे जाते हैं, सिलेबस देखना अब आपका काम है। अब टीचर आपको सिलेबस नहीं लिखाएगा ये GS1 का ये है, आपको खुद देखनी है वो चीज़ें।
वो आप जहाँ दुनिया की जिस मर्जी इंस्टीट्यूट में चले जाओ, जो बच्चा खुद करेगा ना, जो बच्चा खुद उसको एक आर्ट होना चाहिए टीचर से कैसे उसको मैक्सिमम आउटपुट जनरेट करना है, वो सब कुछ आप पे डिपेंड करता है, राइट। क्योंकि कई बार ऐसे होता है कि बच्चे, कुछ ऐसे बच्चे भी मैंने देखे हुए हैं कि जैसे कहते हैं दिल्ली में बहुत बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स हैं, मेरे फ्रेंड्स थे बाजी राम पता नहीं कहाँ से, लेकिन कोई क्वालिफाई नहीं कर पाया एग्ज़ाम। तो इसका मतलब एट द एंड ऑफ द डे ज़रूरी क्या है कि स्टूडेंट अपने टीचर से कितना आउटपुट ले पा रहा है। आपके यहाँ पे टीचर्स हैं, वेल क्वालिफाइड हैं, एक्सपीरियंसड हैं, तो मेक श्योर जो आपको यहाँ पे जो पढ़ा रहे हैं उसको सिंसेरली अपने पास एक डायरी रख लीजिए, रोज़ अपने टारगेट्स लिखे कि मैंने सुबह 2 घंटे न्यूज़पेपर को देने ही देने हैं, ठीक है, उसके बाद मैं NCERTs पढ़ूंगी या फिर उसके बाद मैं ये चीज़ करूँगी। तो तब तक आपको नींद नहीं आनी चाहिए जब तक आपके टॉपिक्स ख़त्म नहीं हो रहे हैं, राइट। स्टार्टिंग में बहुत तकलीफें आएंगी, आपको लगेगा यार ये चीज़ हम, जैसे जब मेरा ऑप्शनल जोग्राफी है, तो जब मैंने जोग्राफी के NCERT मैंने गलती से पहले 12वीं की किताब खोल ली, मुझे तो पहली लाइन समझ नहीं आई, तो मैंने सोचा यार ये तो मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा है। उसमें एक टॉपिक होता था लैंड फॉर्म्स, तो मुझे लगता था यार 12th क्लास के बच्चों को इतना टफ सिलेबस दिया हुआ है। लेकिन जब मैंने पता नहीं वो 7वीं 8वीं बार किताब पढ़ ली है, तो अब लगता है कि अब पीस ऑफ केक वॉक लगता है मुझको। क्यों? क्योंकि मैंने उसको उतनी बार रिविजन किया है। तो मेक श्योर आप अपने टारगेट्स रोज़ के सेट कर लीजिए, जैसे सर से मैम से बात कर लीजिए कि सर मैंने NCERT पढ़नी है, ये पढ़नी है। यहाँ पे तो आपको बेसिक कंपोनेंट कराएंगे, लेकिन NCERT डोंट एक्सपेक्ट कि आपको टीचर NCERT भी पढ़ाएगा, वो चीज़ें आपको खुद करनी है। यहाँ पे आपको एक बेसिक गाइडलाइन मिल जाएगी कि ये ऐसे हमारी चीज़ चल रही है, डेली बेसिस पे अपनी NCERT भी पैरेलली ख़त्म करनी है। क्योंकि जब मैं नई स्टूडेंट थी ना, मैं एक्सपेक्ट करती थी यार मुझे तो इंस्टीट्यूट हर एक चीज़ कराने वाला है, हर कंपोनेंट ख़त्म कराने वाला है। ज़्यादा कई बार मैं ऑफिस में चल जाती थी, सर आपने तो ये कराया है नहीं, ये भी नहीं कराया, वो भी नहीं कराया। फिर मुझे बाद में रियलाइजेशन हुआ कि 99% बच्चों को क्लियर नहीं होता है एग्ज़ाम, 1% को होता है। सो इफ़ यू हैव टू बिकम दैट 1%, यू हैव टू थिंक एंड वर्क ऑल्सो लाइक दैट 1%। यू हैव टू मेक श्योर कि आपके एफर्ट्स बिल्कुल बेस्ट हो यहाँ पे, राइट। ऐसा नहीं होना चाहिए अब यहाँ पे आ गए हो तो बस हो जाएगा, वैसा बिल्कुल नहीं होने वाला है। तो आप में से जो ज़िद्दी बच्चे होंगे उन्हीं का ये क्लियर होगा। जो बिल्कुल ऐसे बच्चे होंगे कि हाँ ठीक है टीचर करा रहा है हो जाएगा, नहीं, जो अपने से बिल्कुल बेस्ट एफर्ट्स दे रहा होगा उसी का एग्ज़ाम होने वाला है। क्योंकि 1% बीइंग 1% इज़ नॉट ईजी, राइट। और मैंने ऐसे बच्चे देखे हैं अभी मैंने रिसेंट सुना था कोई IIT के स्टूडेंट्स भी, जैसे कुछ एक MBBS के ग्रेजुएट्स भी जो हैं ये एग्ज़ाम क्लियर नहीं कर पाए, और जिन्होंने BA जस्ट अभी पास कर रहे थे, लास्ट ईयर में थे, उन्होंने KS के टॉप 10 रैंकर्स में भी वो आए हुए हैं, राइट। तो कहीं ना कहीं इसका मतलब इट डजेंट मैटर व्हाट इज़ योर क्वालिफिकेशन, व्हाट इज़ योर बैकग्राउंड। कुछ लोग बहुत लो फील करते हैं ना, यार मैं तो ग्रेजुएशन सिंपल ग्रेजुएशन की है। सिंपल ग्रेजुएशन नहीं होती है कुछ भी। यू आर अ ग्रेजुएट एंड एवरी ग्रेजुएशन हैज़ सर्टन काइंड ऑफ वैल्यू। सो फील प्रिविलेज, फील प्राउड अबाउट वट एवर यू हैव डन ये चीज़। और इसके लिए क्वालिफिकेशन नहीं किया, बेसिक ग्रेजुएशन चाहिए आपको। कोई फ़र्क नहीं पड़ता आप IIT है MBBS है, नहीं। आप अभी भी देख लो क्वालिफाइंग लिस्ट से जो हवा बना है कि सिर्फ इंजीनियर्स कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। वैसे मैं भी खुद इंजीनियर हूँ, लेकिन जस्ट बता रही हूँ कि ऐसा नहीं है। मेरे साथ ऐसे बच्चे हैं जो मेरे से छोटे हैं, लेकिन दे हैव क्लियर्ड IAS इन देयर फर्स्ट अटेम्प्ट, ठीक है। तो आप अभी से ऐसे तैयारी करके ये सोच के करेंगे कि जो मेरा अभी अगला आ रहा है 2023 का अभी आ रहा है ना, होपफुली आ जाएगा, तो मुझे इसी में क्लियर करना है, राइट। अगर आपको 1% बनना है, यू हैव टू थिंक लाइक दैट, ठीक है। यहाँ पे तो आप सारे फ्रेंड्स होंगे, लेकिन मेक श्योर आप अपने आसपास कोई रिग्रेसिव बात होने ही ना दें। कोई ऐसा बच्चा बोलेगा ना, नहीं यार मैं तो 2024 में अच्छे से पढ़ के ऑप्शनल ख़त्म करके, बहुत सारे बच्चे, मैं भी उनमें से ही थी, ऐसे बोलते ना मैं सारा ऑप्शनल करूँगी फिर ही होगा। तो वैसी चीज़ें नहीं होने वाली हैं। मुझे याद है मैंने अपना ऑप्शनल का सिलेबस 3 महीने में जैसे तैसे ख़त्म किया था। बात अलग है बाद में नहीं हुआ क्वालिफाई, लेकिन वो वाली ज़िद ज़रूर होनी चाहिए कि मेरे पास टाइम बाउंडेज है, मैं उस टाइम को यूटिलाइज़ करूँगी अच्छे से, राइट। सो टाइम आपके पास लिमिटेड ही रहने वाला है, ज़्यादा नहीं मिलेगा। ये मत सोचिए मैं भी 20-21 साल या 22 साल के तो मेरे पास तो जी ज़िंदगी पड़ी हुई भी करेंगे, नहीं। आपको ये सोचना है मेरे पास टाइम इतना ही है, मुझे इसमें करना है, राइट। तो अगर आज आप में से कुछ एक बच्चा भी मेरे से कुछ मांस को फॉलो कर लेता, तो आई थिंक आई वुड बी हैप्पीएस्ट पर्सन ऑन अर्थ, somebody is understanding that. Sure. मैम कैसे इंटीग्रेटेड स्टडी करें मैम, कि प्री अलग फिर मेंस अलग, यहाँ सिर्फ मेंस के सिलेबस को फोकस करें तो वहाँ से प्री हो जाएगा, या प्री के लिए अलग से पढ़ना पड़ेगा? देखो अब आप नोटिस करोगे कि JKPSC का जो इस बारी भी जो प्री आया था, मतलब इट वाज नॉट बेस्ड ऑन योर फैक्चुअल थिंग्स, इट वाज एक्चुअली बेस्ड ऑन कि आपकी एनालिसिस कितनी है। क्योंकि मेरे को इतना टफ लगा ना इस बारी का जो मैंने प्री दिया है, राइट। मुझे तो लगा मेरा क्वालिफाई नहीं होगा। मुझे UPSC में फिर इंश्योरिटी थी, लेकिन इसमें मेरे को बहुत डाउटफुल लगा। तो
तो इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं आपकी पढ़ाई इंटीग्रेटेड ही होनी है, सिलेबस वही चीज़ें आपको करनी है। हाँ, प्री के लिए हो सकता है जब प्री आने के लिए 1-2 महीने हो तो आप डेडिकेटली थोड़ा सा प्री की किताबों पे ही ज़्यादा फोकस करो, तब ऑब्वियसली आप सोसाइटी और वो चीज़ें नहीं पढ़ सकते हो, राइट? एथिक्स नहीं पढ़ोगे तब आप, करेक्ट? देखो किताबें वही हैं, पॉलिटिक्स से पढ़ते हो आप, लक्ष्मीकांत से पढ़ रहे हो ना, तो पढ़नी वही चीज़ है, उसके लिए भी मेंस के लिए भी वो काम आएगी। सिमिलरली शंकर आईएएस के लिए भी वही वाली चीज़ होगी। तो उस टाइम आपने फोकस ये करना है, आपको एनालिसिस से ज़्यादा ये फोकस करना है कि इसमें मुझको कोई फैक्चुअल नॉलेज मिल रही है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो सारे बच्चे इग्नोर करते हैं, जो मैंने भी इग्नोर की, और मुझे लगता है मुझे अगर किसी ने गाइड किया होता ना उस टाइम, राइट, तो हो सकता था कि मेरा 19 में हो जाता। मुझसे गलती ये हुई कि मैं हमेशा ये सोचती थी कि यार मुझे ना ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट पेपर सॉल्व करने हैं 4-5 इंस्टीट्यूट्स के ज्वाइन करके, तो वो मेरी बहुत गलत थी। आप जिस भी इंस्टीट्यूट में हैं उसकी एक पर्टिकुलर ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन आपको साथ साथ में पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर से बहुत ज़्यादा फोकस करना है। कितनों ने देखे हैं अभी तक पास्ट ईयर पेपर्स? सॉल्व किए हैं आपने? ट्राई कर रहा था, थोड़ा difficult ट्राई नहीं करना है आपको, एक्चुअली टारगेट रखो कि आपको लास्ट के, मैंने तो 5 से 6 किए थे, लोग 10-12 भी करते हैं लास्ट 10-12 साल के, आपके टाइम पे डिपेंड करता है वो, ठीक है? आपको ईच एंड एवरी क्वेश्चन टिप्स पे होना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं उस क्वेश्चन में जब आप एनालिसिस करोगे ना, आप नोटिस करोगे कि यूपीएससी का जो एक पूछने का तरीका होता है वो काफ़ी सिमिलर रहता है हर साल, राइट? क्वेश्चंस बदलते रहते हैं, लेकिन कुछ ना कुछ आप देखोगे जो डिमांड कर रहा है वो चीज़, वो आपको क्वेश्चन पेपर से ही पता चलेगी। क्योंकि बाकी जो इंस्टीट्यूट्स वाले होते हैं उनका भी बेस्ट होता है, वो आपको एक तो करनी चाहिए ज्वाइन, जो भी आपको यहाँ पे मिले, जैसे भी आपको जो मिलता है आप करो, लेकिन उससे पहले आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को यू हैव टू कंसिडर इट एज अ बाइबल, कुरान, वट एवर यू थिंक, राइट? बिकॉज कहीं ना कहीं मेरे को लगता है जब मैं पहले ही चीज़ फॉलो नहीं कर रही थी, फिर मैंने एक बहुत अच्छे से बोलते हैं ना डेडिकेटली 1 महीना दिया सिर्फ क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करने के लिए, मेंस के भी और प्री के भी। और उसके बाद मुझे रियलाइज़ हुआ कि कहीं ना कहीं उन्हीं इर्द गिर्द टॉपिक्स के ऊपर ये चीज़ सारी आ रही है, आज भी आ रही है, तो वो चीज़ बड़ी लेट रियलाइज़ होती है। मुझे अब शायद हो गई तो मैं आपको बता रही हूँ, अब होपफुली अगर आप में से कोई करेगा तो अच्छी बात है, ठीक है? सो पास्ट योर क्वेश्चन पेपर्स, योर सिलेबस शुड बी ऑन योर टिप्स. You should know that whatever I am reading, how it is related to my syllabus, and finally how will it be asked in the final question paper. Don't think आज क्लास हो गई है तो भाई सर के भरोसे सब छोड़ दिया, नहीं, घर पे जाके देखो जो आज पढ़ाया वो क्वेश्चंस में कैसे मैं फ्रेम करूँगा, राइट? तो आपका ज़्यादा टाइम एनालिसिस में जाना चाहिए, पास्ट ईयर पेपर, सिलेबस, इन चीज़ों में रिवॉल्व हो। और बाकी सब जो किताबें आपको आगे पीछे आ रही है ना, जैसे मेरा एक फ्रेंड नोन था, वो रोज़ यार आज ये वाली किताब आ रही है, मैं लेने जा रहा हूँ, मेरे को लगता है इसमें मेरे सारे नोट्स होंगे। आजकल वो किताबें भी बड़ी आ रही हैं जो ना वो बोलते हैं एक किताब में सारा ऑप्शनल है, बहुत सारी ऐसी किताबें आ रही हैं। तो प्लीज़ इन सब चीज़ों में मत जाइए, आपको ऑप्शनल डिटेल में पढ़ना ही पड़ेगा, जो उसकी स्टैंडर्ड बुक्स हैं वो पढ़नी पड़ेंगी। अगर आपको कोई ऐसा कर रहा है ना कि भाई ये 1 या 2 किताबों में सब है, तो थोड़ा सा ट्रैप भी हो सकता है उससे कुछ हेल्प मिल जाए, ऐसी बात नहीं है, पर आपको जो भी आपको इंटरनेट पे जो भी मिल रहा है, प्लीज़ आप एक बारी उसको ख़रीदने से पहले सिलेबस पे देखिए कि वो रेलिवेंट है या नहीं है। देखो सिलेबस इज़ गाइडिंग यू एवरीथिंग, राइट? अगर आप सिलेबस बार बार पढ़ेंगे, आप नोटिस करेंगे आपको चीज़ें मिल रही हैं। मैं पहले सुनती थी सारे टॉपर्स बोलते सिलेबस, तो मैं सोचती थी यार पढ़ा तो रहे हैं सर भी, तो सिलेबस से ही रिलेटेड पढ़ा रहे होंगे तो अच्छी बात है। लेकिन बाद में रियलाइज़ किया कि अगर आप सिलेबस नहीं पढ़ते, टिप्स पे नहीं रखते, आपको प्रॉब्लम आती है। अगर आपको मान लो मेंस में कोई क्वेश्चन आता है, आपको नहीं आता लिखना, पर आपको सडनली याद आएगा कि ये सिलेबस के किस पोर्शन से आया है, तो आप कुछ ना कुछ रेलिवेंट लिख पाओगे वहाँ पे। समझ रहे हैं मेरी बात? अगर आपके दिमाग में जैसे एक क्वेश्चन था कि सिलेबस में एक टॉपिक है ना इंडियन डायस्पोरा, हम पढ़ते तो हर बार ही हैं वो, लेकिन मैंने जब उसको सिलेबस के हिसाब से पढ़ा था तो मेरे को क्विक रिविजन कैसे हुई, जब मैंने रिविजन करना था लास्ट के 3-4 दिन पढ़े थे, तो मैंने ना नोट्स नहीं खोले, मैंने सिलेबस खोला, मैंने टॉपिक पढ़ा और अंदर ब्रेनस्टॉर्मिंग की, जैसे मैंने इमीडिएटली टॉपिक पढ़ा इंडियन डायस्पोरा, मैंने नोट्स नहीं खोले, मैंने 1 मिनट में बोला अच्छा इंडियन डायस्पोरा इज़ 18 मिलियन, इंडियन डायस्पोरा इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर रेमिटेंस टू इंडिया, इंडियन डायस्पोरा समझते हो ना, लाइक इंडियन डायस्पोरा इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर द सॉफ्ट पावर ऑफ इंडिया। तो सडनली मैंने सारा ब्रेनस्टॉर्म किया। तो आपकी रिविजन भी सिलेबस से होती है, बिना किताबें, मतलब फाइनल टाइम्स के लिए बता रही हूँ, इसलिए आपको सिलेबस हैज़ टू बी योर की, राइट? सो प्लीज़ मेक श्योर आपके पास सिलेबस बिल्कुल वेल वर्स्ड हो। जस्ट बिकॉज यहाँ पे सर या मैडम पढ़ा रहे हैं, इट डजंट मीन्स आपको घर जाके कुछ नहीं करना है, आपको उसकी एनालिसिस करनी पड़ेगी, तभी आप 1% में आ पाओगे, करेक्ट? बाकी यहाँ पे सारे बहुत कोऑपरेटिव हैं, दे आर कोऑपरेटिंग विद यू, सो मेक श्योर कि आप भी उतने एफर्ट्स करो, राइट?
तो बाकी हर चीज़ क्लासरूम में नहीं हो सकती है, 50% चीज़ें आपको खुद करनी पड़ेंगी, राइट। सो बाकी आप क्वेश्चंस पूछ सकते हैं मुझसे, मैंने काफ़ी बुक ली ऑलरेडी। ज्योग्राफी ऑप्शन है मेरा, ज्योग्राफी किसी का है आप में से कोई सोच रहा है? अच्छा, सारे समझदार बच्चे हैं। ठीक है, तो आपका ऑप्शन क्या है? PSI। आपका 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 जियोलॉजी। नाइस, यूनिक का काफ़ी है ना। कहाँ से किया आपने BSc? आपको वो पढ़ाते थे मीनू मैम? उनका भी KS में ऑप्शनल वही था, उनका अच्छा स्कोर आया था काफ़ी। आपका? अच्छा, फिलॉसफी भी काफ़ी अच्छा। और आपका? सोचा नहीं, बेस्ट है वो। तो ठीक है, अभी भी टाइम ले सकते हो आप सोचने के लिए। पहले सारे सब्जेक्ट्स कॉम्पोनेंट्स आप पढ़ लो, फिर फाइनली आपको कुछ ना कुछ किसी ना किसी में इंटरेस्ट ज़रूर आएगा, राइट। मेरे को भी पहले स्टार्टिंग में ज्योग्राफी समझ ही नहीं आता था, बिल्कुल भी नहीं, जिसको बोलते हैं ना जीरो। मैं टीचर को बोलती थी सर मेरे को लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड बताओ। अब टीचर ये एक्सपेक्ट करता है कि इतने बड़े बच्चे हैं, ये 6 to 12 क्लास की NCERT पढ़ के आए होंगे। ये मुझे लगता है हर आप किसी भी दुनिया के इंस्टीट्यूट में चले जाना, कोई भी आपको क्रैम या स्टार्टिंग से नहीं पढ़ाने वाला। वो एक्सपेक्ट करता है आपको कुछ चीज़ें पता होंगी। यहाँ पे आपको एक सिविल सर्विस ओरिएंटेड तरीके की तैयारी करवा रहे हैं। बेसिक चीज़ें आपको घर से करके आनी पड़ेगी, राइट। अब जैसे ज्योग्राफी वाले सर आपको इस पे मैप ना प्रेजेंटेशन से कराते हैं, वो प्रोजेक्टर पे, तो बड़ा अच्छे तरीके से कराते हैं। तो उसमें लेकिन आपको बेसिक्स भी कराते होंगे सर, है ना? बेसिक्स भी कराते हैं। तो बाकी थोड़ा बहुत तो आपको खुद तो करना ही चाहिए ना, मतलब जैसे छोटी मोटी चीज़ें होंगी वो तो आपको अब छोटी मोटी चीज़ें अगर टीचर बताने लगेगा तो फिर वो बड़ी चीज़ नहीं बता सकेगा ना, जो बड़े बड़े कंसेप्ट है ना, ये चीज़ होती है। थोड़ा बहुत आपको खुद भी करना होगा, ठीक है। नहीं, आप ये कर सकते हो ना, आप जब NCERT पढ़ रहे हो, देखो स्टार्टिंग में NCERT समझ नहीं आती है, मेरे को तो 6 क्लास की भी नहीं आती थी कई बारी। तो जब आपको डाउट होता है तो वो टीचर से क्लास के बाद पूछ सकते हो आप, डेफिनेटली। समझ रहे हो ना। बाकी 6 क्लास की NCERT इतनी इंपॉर्टेंट है। लास्ट टू लास्ट ईयर UPSC की प्री में 6 क्लास की NCERT से क्वेश्चन आया था, वो एक अशोका के धम्मा से रिलेटेड, और मैंने वो गलत किया क्वेश्चन। और मैं सोचती थी यार 6 क्लास से क्या आएगा, क्या पढ़ने का फ़ायदा। पर कई बार ऐसी इन्फॉर्मेशन होती है जो आपको याद करनी पड़ती है, 6 क्लास की NCERT में भी आपको मिलेगी। तो डोंट थिंक कि 6 क्लास की NCERT ऐसी ही है। इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, ट्राई टू रीड इट मल्टीपल टाइम्स। अगर 6, 7, 8 की नहीं भी पढ़ पाओ मल्टीपल टाइम्स, एटलीस्ट 10th, 11th, 12th की आपको 2-3 रीडिंग्स करनी पड़ेंगी, राइट। और आपको तो मैम अभी कह रहे थे कि मैंने अभी ऑफिसर मैंने समझा नहीं है खुद को, अभी मैंने UPSC क्लियर कर। सर आप प्लीज़ मुझे मैम भी मत बोलिए, मुझे बड़ा ऑकवर्ड लग रहा है। अभी पिछले साल मैं चेयर पे बैठी थी यहाँ पे। 13th रैंक लेने के बाद भी वो कह रहे हैं कि अभी मैंने UPSC क्लियर कर। मैं जैसे मैं प्रीवियस ईयर्स पेपर देखता हूँ तो मैं देखता हूँ कि मैं वहाँ पे करंट अफेयर्स UPSC ज़्यादा कंटेम्प्रेरी अफेयर्स पूछता है, तो वो कब तक के तैयार करने हैं हमें? तो करंट अफेयर्स वो अगर 2023 में पेपर है तो वो उतने क्वेश्चन नहीं पूछता है उस रिलेटेड, बट कंटेम्प्रेरी अफेयर्स से वो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछ लेता है रिलेट करके। देखो मैं आपको बताती हूँ ना, क्या बोलते हैं, अब जैसे मैं सोच के बैठी थी जब मैं इंटरव्यू देने गई ना, तो मुझे लगा कि वो ना करंट बेस बहुत पूछेंगे। मेरे को याद है मैं सुबह भी मैंने अखबार पढ़ी, तीनों अखबार, इंडियन एक्सप्रेस, हिंदू और एक्सेलसियर भी पढ़ी मैंने। उसके बाद मैंने वो राज्यसभा जो सांसद TV हो गया आजकल, वो भी सुनने की गई। मैंने कहा पता नहीं क्या पूछ लेंगे आज, मुझे सब कुछ पता होना चाहिए। उसके बाद मैंने वो चीज़ें भी देखी, वो जो पूछते हैं ना इंटरव्यू में, आप कितनी सीढ़ियाँ चढ़े, मैं सब ध्यान रख रही थी यार, पता नहीं क्या पूछेंगे। जब वहाँ पे गई तो मुझसे पूछा क्या 2008-9 का कि भाई आरुषि हत्याकांड के बारे में बताइए, आपका नाम आरुषि है, ठीक है। तो यू नेवर नो, सी UPSC इज़ वेरी अनप्रिडिक्टेबल। आप देख रहे हैं लास्ट 1-2 साल से अब करंट चीज़ें कम हो रही हैं, अब बहुत बेसिक पे भी क्वेश्चन आ रहे हैं, तो यू कांट प्रिडिक्ट UPSC। तो कहीं ना कहीं आपको करना ही है, आप जो भी रोज़ की न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं उसको प्लीज़ ध्यान से पढ़िए, ठीक है। ये मत सोचिए कि मैंने 1 साल का ही पढ़ना है, जितना भी आप पढ़ सकते हैं। और मैं अगर ऑनेस्टली बात बताऊं, मैंने 1-1.5 साल से करंट अफेयर्स पढ़ा ही नहीं था। मैंने UPSC का JKPSC का जो भी मेंस लिखा है विदाउट रीडिंग करंट अफेयर्स किया। ये नहीं कह रही आपने नहीं पढ़ना, मैं जस्ट ये कह रही हूँ यू नेवर नो हाउ यू कैन क्वालिफाई। सो फर्स्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड UPSC के क्वेश्चन पैटर्न क्या है। आप देखोगे कई करंट अफेयर्स क्वेश्चन भी ऐसे होते हैं वो आपके बेसिक से रिलेटेड होते हैं। मतलब करंट अफेयर में कोई न्यूज़ आ गई, एक जो ऑप्शन होगा वो करंट अफेयर से रिलेटेड होगा, बाकी 2 बेसिक से रिलेटेड होंगे। तो इसका मतलब आपको बेसिक्स बहुत स्ट्रांग करने हैं, राइट। तो इससे बिल्कुल पागल मत हो जाओ यार, हिंदू पढ़ूँ या PT 365 पढ़ूँ या विजन का वो पढ़ लूँ जो बड़ा चलता है, उन चीज़ों से कुछ नहीं होगा। आपको फिलहाल उस चीज़ का महत्व समझना है जो आप न्यूज़ पढ़ रहे हो, राइट। तो जो आज हम न्यूज़पेपर पढ़ते हो, कुछ नहीं पढ़ते, मान लो भारत जोड़ो यात्रा ही पढ़ रहे हो,
तो उसके बारे में आपको वेल वॉश पता होना चाहिए वो क्यों हो रही है. डोंट गो इनटू पॉलिटिक्स कि भाई ये बीजेपी वर्सेस कांग्रेस. नो, यू नीड टू अंडरस्टैंड द बेसिक इंटेंट ऑफ दैट थिंग. यू नीड टू अंडरस्टैंड कि हमारी ऐसी पहले कभी पॉलिटिकल मूवमेंट्स हुई हैं. आप हिस्ट्री के बारे में सोच सकते हो. बताइए पहले यात्रा इसके पहले किसने की हुई है, जैसे ये यात्रा कौन से प्राइम मिनिस्टर ने? चंद्रशेखर. सो दिस कैन बी अ क्वेश्चन. कहीं ना कहीं आपको चीज़ पता होनी चाहिए. जैसे मान लो अभी एक गवर्नर का इशू चल रहा है तमिलनाडु. क्या चल रहा है, कोई बताएगा? स्पीच से रिलेटेड था ना. क्या किया था उसने? उसने जो उसको लिख के दिया था तो बीच में उसने शायद कुछ वर्ड्स मिस कर लिए थे. तो जिस वजह से शायद फिर सीन में रोक दिया था. तो कब पढ़ी थी आपने न्यूज़ ये? अक्रॉस 5-6 डेज. हाँ, तो फिर आपने लक्ष्मीकांत खोल के देखी गवर्नर वाला टॉपिक? नहीं देखा? तो देखो, जब ये चीज़ें पढ़ रहे हो इसका मतलब ये नहीं केवल न्यूज़ पढ़नी है. आपको उसी वक्त इमीडिएटली गवर्नर को विद इन ब्रेनस्टॉर्म करना है. गवर्नर होता क्या है? गवर्नर इज़ मतलब बोलते हैं ना एजेंट ऑफ अ सेंटर होता है, उसकी तरफ से काम करता है. और कौन सा हेड होता है वो? एग्जीक्यूटिव है ना. तो जैसे वो होता है इंस्टेंटली याद करो उसकी वो एज कितनी होती है. फिर उसके प्रोविजंस पढ़ो कि ऐसी प्रॉब्लम क्यों आ रही है. फिर हमने पुंछी कमीशन पढ़ा होगा. पुंछी कमीशन ने क्या बोला इसको. आपको ये ब्रेनस्टॉर्मिंग करती रहनी है. ये बहुत इंटर रिलेटेड, बहुत कॉम्प्लेक्स भी हो जाता है. कई बार बंदा पागल भी हो जाता है. राइट. जो फर्स्ट ईयर थी, सेकंड ईयर थी, ये सारी तो आपकी ट्रिप पे होनी चाहिए. ये बड़ी बात. So what's your name? Hina Malik. हीना. ओके, नाइस. आप अभी फर्स्ट अटेम्प्ट होने वाला आपका? सारे बच्चे छोटे ही है ना यहाँ पे. अच्छा है, फ्रेशर्स है बिल्कुल. कुछ पूछना है आपने इनसे? ये 13 रैंक है JKPS के JKAS के. I want to congratulate you. थैंक यू सो मच. थैंक यू. तो आप पूछ सकते हो जो भी है. मेरा ऑप्शन ज्योग्राफी है. आपका क्या है? Zoology. अच्छा, zoology. नाइस. तो बस मैं ये कहती हूँ, जैसे गवर्नर वाला टॉपिक है, जैसे ही आप न्यूज़ में कुछ भी पढ़ रहे हो, कुछ भी, जैसे अभी गवर्नर का तमिलनाडु का इशू सुना था ना, गवर्नर ने कुछ शायद नहीं बोला था, कुछ स्पीच में कोई प्रॉब्लम आई थी. तो मैं ये कह रही हूँ, जैसे गवर्नर नाम सुनते हो, प्रॉब्लम समझते हो, उसी वक्त यू शुड सी योर गवर्नर टॉपिक. अगर आपने कहीं नोट्स बनाए हैं तो बिल्कुल कीवर्ड्स में शॉर्ट लिखो. एग्जाम्पल, तमिलनाडु गवर्नर स्किप्ड द स्पीच. नोट्स नहीं बनाने बड़े बड़े ऐसे 10 भारी भरकम. नो, जस्ट द कीवर्ड. So that when you write any answer, you will recall this immediately, right? कोई और न्यूज़ में बताओ, एक और इशू टॉपिक डिस्कस कर लेते हैं कि कैसे you have to relate with current. जैसे जोशीमठ का केस, राइट. सो अब जोशीमठ के केस में आपको इमीडिएटली पता होना चाहिए कि वहाँ का अर्थक्वेक प्रोन रीजन कितना सेस्मिक, कितना रेंज है उसका, राइट. तो आप, अगर आपको लगता है कि जैसे वो वाला इशू हो गया, आपको अपने जम्मू कश्मीर का भी इंस्टेंटली पता होना चाहिए, क्योंकि आपका प्री में क्वेश्चन इसी से रिलेटेड आएगा, क्योंकि ना कितना सेस्मिक रीजन है. उसके बाद आपको पता होना चाहिए कि वो जो है वो किस रेंज पे है, शिवालिक पे है या मिडिल हिमालयस पे, वो किस एरिया, जोशीमठ है कहाँ पे. जोशीमठ का अगर कोई प्रोमिनेंट रिवर है तो वो पता होना चाहिए. प्रोमिनेंट कोई टूरिज्म प्लेस है, देखो उसमें एक था कि वो किसी टूरिज्म के साथ कनेक्टेड है, तो यू शुड नो वो किस टूरिज्म के साथ कनेक्टेड है, किस जगह से वहाँ जा रहे हैं, क्योंकि यूपीएससी इट्स वेरी अहेड ऑफ व्हाट यू थिंक. सो कहीं ना कहीं आपको भी उसकी तरह सोचना है. तो आप कब सोच पाओगे? जब आप क्वेश्चन पेपर सॉल्व करोगे. यू विल, क्योंकि करंट अफेयर ऐसे ही आते हैं बहुत, कई बार बहुत जनरलिस्टिक सोच जो हम सोचते ही नहीं हैं. समझ रहे मेरी बात? तो इसलिए मेक श्योर कि आप जो भी न्यूज़ पढ़ते हो उसको थोड़ा सा डीपर एनालिसिस करना ज़रूरी है. ये नहीं है जो केवल लिखा है हिंदू में वो सफिशिएंट है, कई बार आपको गूगल करना पड़ेगा उसके बारे में. और तो वो आप क्वेश्चंस खुद से अंदर से तभी सोच पाओगे व्हेन यू हैव एनालाइज्ड दीज क्वेश्चन पेपर्स वेरी वेल, राइट. सो और उसके अलावा ये भी बहुत ज़रूरी है, मैं सबको यही कहती हूँ ना, मेरे को अभी जैसे कुछ रिलेटिव्स मिल रहे हैं कि आप यहाँ पे सिविल सर्विस में क्यों आना चाहते हैं, इस क्यों का कारण आपको बिल्कुल पता होना चाहिए. ये नहीं कि बस ग्रेजुएशन कर ली, बस अफसर बनेंगे, कोट पहन के आ जाएंगे. नहीं, क्या कारण है आपका यहाँ पे आने का. आप क्या रेड, मैंने ऐसे बच्चे देखे हैं तो 10-10 साल तक है इस फील्ड में और फिर भी क्लियर करते हैं. क्या आपके पास उतनी हिम्मत है? वो हिम्मत तभी आएगी जब आपको कारण पता होगा आपको क्यों आना चाहते हैं. अब में वाली ज़िद्दी वाली चीज़ होनी चाहिए कि नहीं मुझे चीज़ करनी है, राइट. तो बस यही है. बाकी आपके जो क्वेश्चंस हैं आप प्लीज़ मुझसे पूछ सकते हैं. आप हीना कुछ पूछोगे? कॉन्फिडेंस होना बहुत ज़रूरी है अपने आप में. छोटे मतलब यंगस्टर्स में तो कॉन्फिडेंस ही तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है. लगना चाहिए यू आर यंग पीपल, यू आर एस्पायरिंग फॉर दिस सर्विसेज.
I'm just trying to absorb the movement, you know, हाँ. like the aura of yours. Oh God. Just ना टेक योर टाइम. आपको कोई क्वेश्चन है किसी से रिलेटेड, कुछ डाउट है आपको, यू नो, मैं बता रही हूँ मेरे साथ तो ऐसा होता था ना कि मुझे एनसीईआरटी 6th क्लास की भी समझ नहीं आती थी. मैं सोचती थी यार ये क्या एनसीईआरटी बोल रहे हैं, मुझे डायरेक्ट किताबें बताओ, मैं लक्ष्मीकांत पढ़ूंगी. लक्ष्मीकांत लेके बैठ गई पहले दिन. मुझे ये नहीं समझ आया कि मुझे बेसिक कुछ नहीं पता तो लक्ष्मीकांत कैसे समझ पाऊंगी मैं, राइट? तो आपको अपना बेस बनाना पड़ेगा. हाँ, अगर आपका ऐसा है कि अगर आपको ये ऑलरेडी चीज़ें आती हैं, कुछ लोग होते हैं ना उनको उनको पता है पहले से पॉलिटी, जैसे मैं तो उनमें से नहीं थी. मुझे आई स्वेयर मुझे कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब नहीं पता था क्या होता है. मुझे नहीं पता था फंडामेंटल राइट्स भी कुछ चीज़ होती हैं, राइट? आई नेवर न्यू दैट. मुझे सेकुलरिज्म का ऑनेस्टली मुझे मतलब नहीं पता था. कम्युनलिज्म सेम लगता था. मैं जस्ट बता रही हूँ कि आई स्टार्टेड फ्रॉम बेसिक स्क्रैच. आई हैड नो आइडिया व्हाई आई केम टू द सिविल सर्विसेज, व्हाई आई एम सिटिंग इन द क्लासेस. ठीक है, बस आती थी, पर मेरे में ये चीज़ थी सीखने की बहुत ज़्यादा वो चाहती. वो रोज़ क्लास में सबसे पहले पहुंचती थी मेरे का. मैं वो वाली बच्ची थी वो जिसको ना सारे बच्चे हेट करते हैं, आ जाती है उसके नोट्स लेने सबको. तो मैं थोड़ी वैसी थी, राइट, कि आ जाना सारी क्लासेस बस लगानी ही लगानी है, कुछ भी हो जाए. तो वो वाली चीज़ इंपॉर्टेंट है. क्लास लगाइए, उसके बाद आपने जितनी मस्ती करनी है करिए अपनी. क्योंकि मैं कोई 10-12 घंटे नहीं पढ़ती थी, मैं 5 से 6 घंटे ही पढ़ती थी. ऑनेस्टली मैंने नहीं पढ़ाई की है ज़्यादा. ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है. लोग सोचते हैं कि 16 घंटे पढ़ना. नहीं. 5-6 घंटे ये खुद बोल रहे हैं कि 5-6 घंटे ही पढ़ना. तब भी इन्होंने क्लियर किया. और यूपीएससी का प्रीलिम्स भी 3 बार क्लियर किया है. ठीक है ना. और ये आप देख लेना कि इनका मेंस भी क्लियर और फाइनल भी क्लियर होगा. फिर दोबारा से बुलाइए. ठीक है. अब जैसे आपने बोला कि आपने करंट्स नहीं पढ़े थे, तो आपने न्यूज़पेपर भी नहीं पढ़ा था? एक्चुअली हुआ ये था कि जैसे जब स्टार्टिंग में आई थी जर्नी में तो मुझे तब समझ नहीं आया था करंट कैसे करना है. मैं भी पूछती थी सर कितना 1 साल का पढ़ना है, 2 साल का पढ़ना है. यूजली 1 साल का आई थिंक इट इज़ एडवाइज्ड. बट कई बार ऐसा होता है कुछ चीज़ें जैसे उनका बैकग्राउंड 3-4 साल पुराने करंट अफेयर्स में छुपा होता है. समझ रहे मेरी बात? जैसे मान लो जोशी मत का कह रहे थे कि 10 साल पहले वहाँ पे कुछ शुरू किया गया था, जो भी एक है. तो आपको हाँ वो 1976 का भी पढ़ना पड़ेगा कि वो थर्मल पावर प्लांट कब आया था. ठीक है, समझ रहे मेरी बात? तो यू कैन नेवर प्रिडिक्ट कि आपको कई बार पुरानी चीज़ें पढ़नी पड़ सकती हैं, लेकिन वो डिपेंड करता है कि आप पढ़ क्या रहे हो. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? जैसे सर ने भारत जोड़ो यात्रा का बताया कि पहले भी हुई थी. सो यू शुड नो सम अमाउंट ऑफ बैकग्राउंड एज वेल. तो मैंने इसलिए नहीं पढ़ पाई थी कि मेरे पास समय की बहुत कमी थी उस वक्त. तो मैंने क्या किया था, मैंने सोचा था कि मैं अपने यही पास्ट ईयर पेपर्स रिवाइज करूँगी. और मेरे में एक चीज़ थी जो मुझे और मेरे को श्योर था मैं करूँगी प्री क्लियर, और वो क्या था, वो थी विल पावर. मुझे लगा मेरे को पता है मेरे पास 1 महीना है, मैंने अभी मेंस दिया है जेकेपीएससी का, अब 1 महीना ही है, अब मैं सब कुछ तो नहीं कर सकती. मैं यही करूँगी जो मेरे पास पेपर्स पढ़े हैं, मैं और तो कुछ नहीं कर सकती, उन्हीं को बार बार रिवाइज़ करूँगी. एनालिसिस पे काम करूँगी कि जिसको बोलते हैं ना, जैसे वो ट्रिक्स होती हैं, क्या बोलते हैं उनको, जैसे कैसे आप एलिमिनेट करते हो ऑप्शन को, तो वो मैं बार बार देख रही थी कि कैसे करना है. तो वो एलिमिनेशन टेक्निक्स आप बार बार जब क्वेश्चन पेपर्स को सॉल्व करोगे, आप में अंदर अपने आप डेवलप होगी. मेरा ऐसा टाइम आया कि मैंने जस्ट पहले मैंने 40 टेस्ट सीरीज़ भी की थी प्री की. ठीक है, तो मेरे को काफ़ी एक्सपीरियंस हो गया था, लेकिन मैंने गलती क्या की, मैंने पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर देखे ही नहीं कभी. तो वो बहुत प्रॉब्लम क्रिएट किया. तो आप 40 की जगह 50 भी करिए, लेकिन पहले 5 से 6 साल या 10 साल जितना भी आपको लगता है उसके क्वेश्चन पेपर इवन एनालिसिस करिए. रोज़ जाके 10 से 20 क्वेश्चन वो देखिए और वहीं पे उसका आंसर आपको, और आंसर की आप कोशिश कीजिए कि यूपीएससी की देखिए. कई बार ना बच्चे उनकी देखते हैं, जैसे वो जो दिल्ली के इंस्टीट्यूट्स हैं, कई बार उनमें ऑप्शनल की प्रॉब्लम होती है. तो अगर आपको ऑप्शनल की डिस्क्रिपेंसी लग रही है, यूपीएससी की साइट पे पास्ट ईयर के सारे क्वेश्चन पेपर और उनकी आंसर की भी है, और यूपीएससी ने जो कह दिया ना, वो फिर वही खुदा का कमांड है, वो वही होगा उसका आंसर. कई बार जैसे एक बार क्वेश्चन आया था एक इंडस वैली सिविलाइजेशन का, एक उससे रिलेटेड, पता नहीं कि वहाँ पे हॉर्स की वो मिली हैं, कुछ हॉर्स का है या नहीं, हमें पता है वो कहाँ पे था, एक एस नाम की जगह थी. हाँ, हमें पता है कि वहाँ पे कुछ मिला है. तो बच्चों ने वो किया कि हाँ है, लेकिन यूपीएससी ने बोला नहीं है. तो नहीं है तो मतलब नहीं है, राइट? तो मैं ये कह रही हूँ यूपीएससी की सुप्रीम कोर्ट में करते हो, इतना टाइम होता नहीं. तो इसलिए यूपीएससी की की को यू हैव टू फॉलो, राइट? और अब तो जेकेपीएससी भी ऑलमोस्ट यूपीएससी के पैटर्न से ही सब कुछ कर रहा है. इस बार सारा जो मेंस हुआ यूपीएससी के पैटर्न के क्वेश्चन आए थे, मतलब बहुत अच्छा स्टैंडर्ड पेपर था. लग रहा था मैं सिविल सर्विसेज का पेपर दे रही हूँ, मतलब यूपीएससी लेवल का. तो प्लीज़ जेकेपीएससी को मत समझिए कि ऐसा ही है कुछ है, इट्स इक्वली वेरी गुड, राइट? तो इसलिए प्रिपेयर वेल, प्रिपेयर गुड, बी सिंसियर, एंड बाकी हम कनेक्ट भी कर सकते हैं. अब मैं सोशल मीडिया में थोड़ी एक्टिव हो गई हूँ, मैंने पहले सब बंद करके रखा था, हो गई हूँ वापस. मैं वही स्टार्टिंग में कह रहा था कि आप
मैं वो बता देता हूँ कि मैम के पास कौन सा फ़ोन है, वो बटन आई हैव द लाइव डेमो आल्सो। कि आपके पास ये फ़ोन है, तो कहते हैं हाँ आज फर्स्ट टाइम मैं अपने डैड का फ़ोन लेके आई हूँ, ये वो वाला नया फ़ोन स्मार्ट फर्स्ट टाइम है, ठीक है। तो देखो सोशल मीडिया से दूर रह के उन्होंने एग्जाम क्लियर किया, क्योंकि डिस्ट्रैक्शन होती है, कभी नोटिफिकेशन आ रही है, कभी कुछ आ रहा है ना, तो एक मिनट डिस्ट्रैक्ट हो गया बंदा, हो सकता है पूरा दिन ही पढ़ने का मन ना करे, ठीक है। तो ये मेरे को जो इनका लगा ना क्लियर करने का, सबसे बड़ी बात ये कि जैसे इन्होंने सबसे पहले कहा कि जिद, एक तो ये पॉइंट लगा है ना कि जिद थी कि मैंने क्लियर करना। दूसरा, उस जिद को पाने के लिए इन्होंने सोशल मीडिया से कनेक्शन तोड़ा और पढ़ना। आई थिंक शी यूज टू, वो कहते हैं ना, ईट ड्रिंक एंड स्लीप दिस एग्जाम, कहते हैं ना, सोते हुए भी यही सोचना। तो दूसरा पॉइंट मेरे को ये लगा, पहला जिद, दूसरा ये पॉइंट, सोशल मीडिया से भी दूर रहना और सिंपल फ़ोन रखना, ठीक है ना। और फिर फाइनली जो इन्होंने एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात कही, ये मेरे साथ भी हुआ है कि करंट अफेयर्स इन्होंने नहीं पढ़ा, फिर भी इन्होंने पेपर पास किया। हमें क्या होता था कि जब हम कभी करंट अफेयर्स नहीं ना पढ़ते थे, हमें हिस्ट्री आती है, पॉलिटी आती है, इकॉनमी आती है, सारा आता है, मेंस देने जाते हैं, लेकिन ये डर लगा रहता है यार करंट नहीं पढ़ा मैं तो फेल हो जाऊँगा, करंट नहीं पढ़ा मैं तो फेल हो जाऊँगा, और उसका इम्पैक्ट पड़ता है। एग्जैक्टली। उसका उसका इम्पैक्ट ये पड़ता है कि उस डर में ना हम बुरा परफॉर्म करते हैं, लेकिन वो डर को हावी नहीं होने देना। जैसे इन्होंने कहा कि करंट मैंने नहीं पढ़ा था, तब भी इन्होंने अच्छे मार्क्स लिए। तो ये चीज़ हमारे सबके साथ, किसी ने पॉलिटी नहीं कम पढ़ी होती है, किसी ने इकोनॉमी, क्योंकि सिलेबस बहुत ज़्यादा है, तो डर को हावी नहीं होने देना। उसका वो करने का तरीका यही है कि आपने जो पढ़ा है ना, उसी में कॉन्फिडेंट रहो, है ना, बेस्ट परफॉर्म करो। और ये बात याद रखिए कि ये एग्ज़ाम इतना हार्ड वर्क या फिर इतना ज़्यादा उस चीज़ का नहीं है जो आप सोचते हैं ना कि बस करंट अफेयर में घुसे रहो या पूरा दिन हिंदू नहीं। ये एग्ज़ाम एक्चुअली आपका माइंड गेम भी है कि आप कितने स्टेबल हो, राइट। आपने नोटिस किया बहुत बार आप ऐसे बच्चों का नाम पढ़ते हो फाइनलिस्ट में, जैसे जो नीट देते हैं वो देते हैं, तो बिल्कुल एवरेज होंगे पढ़ाई में, हमने नोटिस किया होगा, राइट। कि ना आप नोटिस करते हो यार इस बच्चे का नीट हो गया, यार इस बच्चे का ये जेई हो गया, या फिर यूपीएससी हो गया। उसका कारण क्या है? बिकॉज मेंटली हो सकता है वो ऐसे बिल्कुल ऐसे नॉर्मल में बड़ा फन लविंग पर्सन हो, पढ़ाई वढ़ाई कुछ नहीं करनी है चिल, लेकिन एग्जाम इसने क्लियर क्यों किया? क्योंकि वो मेंटली बड़ा कॉन्फिडेंट था, यार ठीक है जो आता मैं करूँगा, ठीक है। वो चीज़ आपकी ना एक दिन पहले प्री से होनी चाहिए, क्योंकि यूजली होता है, मेरे को आता था, मैंने फर्स्ट टाइम देने लगी ना, बड़ी कॉन्फिडेंट दूंगी पूरा साल मैं करूँगी, फर्स्ट अटैम्प्ट में करूँगी, राइट। क्योंकि उस टाइम बड़ा नया आया था यूपीएससी का, बंदे फर्स्ट अटैम्प्ट में करते, पहले नहीं होता था ना, टाइम फर्स्ट टाइम में फर्स्ट रैंक सेकंड रैंक ऐसे आ रहे थे। मैंने कहा मैं भी करूँगी, परफेक्शन के चक्कर में पड़ गई मैं। जब प्री से 1 महीना पहले मैंने कहा यार मेरे से नहीं होगा, क्योंकि मैं तो आइडियलिज्म में हूँ, मेरे को तो टॉप 10 रैंक चाहिए। अगर इस सोच से आप जाओगे तो बहुत प्रॉब्लम भी हो जाएगी, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे आपको जो टाइम लिमिटेड ही मिलेगा, आपको उसी में रोज़ टाइम मैनेजमेंट करना है। तो 1 महीने प्री से पहले ये मत सोचना यार नहीं यार अगले साल और अच्छे से पढ़ के दूंगा, वो अगले साल आता रहेगा। फिर आपको ये रखना यही साल है मेरे पास, राइट, इसी साल में मुझे करना है। क्योंकि देखो रिग्रेट इज़ वेरी बैड इन लाइफ, राइट। तो अभी आप यंगस्टर्स हो, मेक श्योर आप इसको बिल्कुल बेस्ट तरीके से यूटिलाइज करो। आपके पास यहाँ पे काफ़ी अच्छे टीचर्स भी हैं जो आपको गाइड कर सकते हैं, इंटरनेट रिसोर्स है, आप मेरे साथ भी कनेक्ट कर सकते हो। मेरे पास मेरी कुछ वो आंसर शीट्स भी पड़ी हैं टेस्ट की, वो मैं भी शेयर कर सकती हूँ। तो जैसे कुछ आंसर कुछ विजन के IAS के भी चेक हुई हैं, तो जैसे कुछ सर से भी चेक करवाई है, तो जो भी आपको मैं सेंड कर दूँगी, तो आप कनेक्ट कर सकते हो मेरे साथ, ऐसा कोई इशू नहीं है। बाकी सर आपको मेरे से ज़्यादा गाइड कर सकते हैं। और बात जो इन्होंने कही कि ये माइंड गेम है, बिल्कुल सही कह रहे हैं। वो कैसे कि कल मेरी किसी से बात हो रही, उनका PSIR ऑप्शनल है, तो वो उन्होंने मेरे को कहा कि उनका नहीं हुआ, तो उन्होंने मेरे को कहा कि फर्स्ट अटैम्प्ट में ही फर्स्ट पेपर में ही जब वो PSIR को देख के आ रहे थे ना एग्जाम से, तो हालांकि उनका पेपर अच्छा गया था, तो वो कहते कि जैसे मैं बाहर आया तो वो पेपर डिस्कस कर रहे थे लोग, तो वो रिसर्च स्कॉलर थे, तो वो कहते वो वहीं से डिमोटिवेट हो गए कि यार मेरा कैसे हुआ, यार तो रिसर्च स्कॉलर्स आए हुए हैं, PhDs आए हुए हैं, तो उसी चक्कर में उनके बाकी पेपर भी खराब हो गए। हालांकि अगर वो उन्होंने ओवरहियर नहीं किया होता किसी को, तो फिर बाकी पेपर खराब नहीं होते, समझ गया ना। तो माइंड वहीं से क्या हो गया, डीमोटिवेट हो गया, हालांकि डीमोटिवेट होने का कोई रीज़न ही नहीं था। तो माइंड गेम बिल्कुल है ही है ना, बिल्कुल माइंड गेम है। तो मैं भी डिस्कशन की बात की ना, आपको ये भी इंश्योर करना है कि आपका जो ग्रुप है ना, यहाँ पे कोई भी इंसान डिग्रेसिव बात करे ना, आपने वो सुननी नहीं है। बहुत लोग करेंगे यार
जैसे कुछ बच्चे से बात करते ना, यार मेरे घर में प्रॉब्लम है तो कर नहीं पाऊंगा, मेरे को अगले साल ही दे पाऊंगा, उसको छोड़ दो। आपको पता है आपने क्या करना है, क्योंकि कई बार फ्रेंड्स करते भी हैं, यार मैं ना अगले साल अच्छे से पढ़ के दूंगी, तो दूसरी कहती है हाँ यार हम साथ में अच्छे से पढ़ के देंगे अगले साल। अगला साल नहीं आने वाला, मैं आपको कह रही हूँ। ये जो अभी आ रहा है अगला, तो अब आपको मिलेंगे अभी भी 2-3 महीने। ये 2-3 महीने आपके डिस्पोजल पे आपने ऐसे काम करना है कि एक गांधी जी का कोट था कि लर्न एज इफ यू हैव टू लिव फॉर एवर, एंड अगला दूसरा कोट क्या था, व्हाट बताओ, मुझे भी भूल गया बोलते बोलते। मतलब इट वॉज एक्चुअली लाइक कि आपको यू हैव टू लिव एज इफ यू हैव टू डाई टुमारो। इसी तरह यू हैव टू वर्क एज इफ टुमारो इज योर एग्जाम। एवरी डे शुड बी लाइक अ बैटल फील्ड। एरिस्टोटल भी कहते थे, कोट था उनका क्या, कि जो एक्सीलेंस है वो एक्चुअली में एक हैबिट होती है। आपको रोज़ एक्सीलेंस करनी है। आपको एक दिन में यू वॉन्ट गेट रिजल्ट्स। एक दिन में मेरे से एग्जाम क्लियर नहीं हुआ, इट टुक लॉट ऑफ ईयर्स, राइट। सो मैं तो चाहती हूँ आपका फर्स्ट अटेम्प्ट में ही हो जाए, इसी साल हो जाए। तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि एवरी डे शुड बी बैटल फील्ड। एवरी डे यू हैव टू डू दो स्मॉल टास्क, कंप्लीट योर न्यूज़पेपर, कंप्लीट योर NCERT, कंप्लीट द लेक्चर। एवरी डे हैज़ टू बी बैटल फील्ड। देयर कैन बी नो रिलैक्सेशन। जो आपको कह रहे हैं ना रिलैक्स करो लाइफ में, नो, देयर शुड बी नो रिलैक्सेशन इफ़ यू वांट टू कम हियर। If you want relaxed life, then stop this journey, right? You can't relax. इसी क्लास में एक लड़का है मेयन, है ना, तो वो इसका फ्रेंड है वो, है ना, तो वो कहता है कि उसका पता क्या सिस्टम है, वो आज अभी आया नहीं है, तो वो क्या, जब तक उसका लेक्चर कंप्लीट नहीं ना, आज का जैसे 2 लेक्चर हुए, जब तक वो रात को उनको पूरा रिवाइज नहीं ना करके सोएगा, वो सोता ही नहीं, चाहे सुबह हो जाए। ये बिल्कुल सही है। मेरे को लग रहा है जो भी आपको ऐसे कहते हैं ना, नहीं यार थोड़ा चिल भी करना चाहिए, यार मैंने तो सही में नहीं कर पाई चिल, सही ऑनेस्टली कह रही हूँ। मेरा चिल करना अभी भी, मुझे पता है ऐसा लग रहा है कि मैं जल्दी से जाऊँ, मैं अपनी आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करूँ, मैं बस कम टाइम पड़ा हुआ है, राइट। तो अभी भी मैं एक्चुअली यही सोच रही हूँ। आई डोंट नो रिजल्ट्स क्या रहेंगे मेरे फाइनल, लेकिन मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रही हूँ कि जैसे कई बार ऐसा होता था कि मेरी एक फ्रेंड बोल रही थी कि कई बार मैं ऐसा ड्रेसअप भी ऐसा होती थी, कह रही थी कि यार तेरे को पता भी नहीं चलता तू पहन के क्या जा रही है। मेरे साथ कई बार ऐसे भी हो जाता था, राइट, कुछ होश ही नहीं है। मैं एक्चुअली I was always dreaming of wearing a uniform, police uniform. I always dreamt of that. So it was always a kind of motivation for me. जैसे आपका किसी का ऑप्शन है, आप किसी ने आपको बोल दिया, जैसे इन्होंने मैम ने कहा कि मतलब डीमोटिवेट नहीं होता, किसी ने बोल दिया यार ये ऑप्शन रखा है, इसमें तो कोई पास ही नहीं हो सकता, Exactly. है ना, तो लेकिन आपको कॉन्फिडेंस रखना है उसमें, आपने उसकी बात नहीं सुननी है, ठीक है ना। जैसे ये कह रहे हैं कि कोई डिप्रेस करे आपको, तो उसकी बात आपने नहीं सुननी है ना, उसको अनसुना कर देना, ठीक है ना। ये तो मैं भी, बच्चे जब आते हैं ना तो मेरे पास, मैं उनको कहता हूँ आप पढ़ रहे हो तो अकेले पढ़ो, किसी की बात नहीं सुनो, क्योंकि अगला आपका अगर तो पॉजिटिव है बंदा तो सही है, अगर वो नेगेटिव हो गया ना तो आप भी नेगेटिव हो जाओगे। नहीं, ग्रुप स्टडी में प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन यू हैव टू मेक श्योर जो अगला बंदा है, वैसे यहाँ पे तो बच्चे कम है, ग्रुप स्टडी आप कर सकते हो इजीली। पर अगर आपको, क्योंकि टीम वर्क में ऐसा होता है ना, कई बार एक भी बच्चा खराब हो तो सारे ऐसे हो जाते हैं, तो आप यू हैव टू इंश्योर आप जिस बच्चे के साथ बात कर रहे हो क्या वो इतना कैपेबल है कि आपके साथ रहेगा जब तक आपने डिसाइड किया है। कई बार बच्चे छोड़ देते हैं, छोड़ आज डिस्कशन, आज चलते हैं बाहर, ऐसा होगा, राइट। मैंने कहा ना, अगर आपको 1% में आना है, यू कांट बी लाइक दैट 99%, यू हैव टू बी दैट 1% ऑलवेज, राइट। तो बस अब यही है कि जो क्लास में कराया जा रहा है प्लीज़ उसको प्रॉपरली करो, घर जाके रोज़ सिलेबस देखो, रोज़ इतनी बार सिलेबस देखो कि रात को भी यही आता रहे। मैं बोल रही हूँ ना कि मुझे कुछ लोग बोलते थे कि यार तू ना एक्चुअली पागल ही हो गई यार। कई बार घर वाले भी बोलते थे कि पता नहीं क्या कर रही है, ऐसे कुछ पता ही नहीं चल रहा। मेरे को याद है कई बार ना, मैं एक बार ही उल्टी सॉक्स भी पहन के चले गई थी क्लास में। मेरे को बहुत देर बाद रियलाइज़ हुआ यार मैंने एक ग्रीन और पता नहीं एक दूसरी कलर की पहनी हुई है। मैं ये नहीं कह रही कि ऐसी स्टूपिड हरकतें करो, बट यू शुड बी वेरी फोकस कि आज आपको एक्चुअली करना क्या है। सो व्हेन यू विल बी श्योर अबाउट इट, तो थिंग्स विल बी वेरी गुड फॉर यू। सो दिस इज़ ऑल आई वांटेड टू से। बाकी आप पढ़ाई करो, सबसे इम्पोर्टेंट है पढ़ाई करो, मोटिवेट अब बहुत हो गए हो। मोटिवेशन को लेके आपकी क्या अप्रोच रही? ऐसे जैसे ऐसे आप देख रहे हो ना लास्ट के 3-4 ईयर से, जैसे यूपीएससी के पैटर्न में देखिए थोड़ा फिलोसॉफिकल आ रहे हैं। तो मेरी अप्रोच ये रही थी कि जैसे मैंने एक टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन कर ली थी दिल्ली में। तो मैंने तकरीबन 6 एसेज लिखे थे, 6 मतलब 12 एसेज मैंने लिखे थे। तो मेरे को अच्छे से उनका फीडबैक मिलता था, तो मैं इस फीडबैक की एनालिसिस बहुत अच्छे से करती थी, राइट। तो आपने करना यही है कि आप पहले कुछ तो लिखना शुरू करो, जो भी आपको उस टॉपिक के बारे में पता है। लेकिन ऐसे में सबसे इम्पोर्टेंट बात ये होती है आपको तर्क देना आना चाहिए,
कि जो वो टॉपिक पूछ रहा है, और आपको टॉपिक के इर्द गिर्द ही घूमना है। जैसे ना एक टॉपिक था जैसे कोई टॉपिक आपको भी कुछ पता है, कोई फिलोसॉफिकल टॉपिक याद आ रहा है कोई? मैं सोच रही हूँ, हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ, हाँ ये भी आया हुआ है। और कोई टॉपिक बताना, एक मैंने लिखा था मुझे भी याद नहीं आ रहा है कि स्माइलिंग एट ऑल सिचुएशंस, कुछ अभी आया था जो मैंने यूपीएससी में लिखा था, कुछ ऐसा आया था, ठीक है। स्माइल मतलब कुछ ऐसा हिंदी में उसका मतलब हंसते हंसते कट जाए रास्ते, उसको कुछ इंग्लिश में ऐसा ही था, मेरे को याद नहीं आ रहा कुछ ऐसे, राइट। अगर आपके पास ऐसा टॉपिक आ जाए स्माइल, तो आप सोचेगा बंदा यार इस कोट में मैं क्या ही लिखूँ, पर आपने कोशिश करना है उस कोट को, आपने जब तक आपने ऐसे लिखना है ना उसको 10 बार ही पढ़ना है कि मैं क्या लिख रहा हूँ। जैसे यार मेरे को कुछ कोट याद नहीं आ रहा, अगर कुछ पता है तो मुझे बताओ, इसे मैं ख़राब कर दूँगी फिर। कोई कोट याद आ रहा है? जैसे मान लो बी द चेंज यू विश टू सी इन अदर्स, गांधी जी ने बोला था, ठीक है। अगर ये कोट है, सो मार्कर होगा आपके पास कोई? हम वैसे ऐसे का सेशन कर सकते हैं साथ में, बी द चेंज यू विश टू सी इन अदर्स, ठीक है। मेरे को ना बस हमेशा यही कोट याद आता है, मेरी प्रॉब्लम यही है, मुझे पसंद भी बहुत है, ठीक है। अब आप सोचोगे कि क्या करूं भाई, हाँ हमें अपने आप को चेंज करना चाहिए भाई, दूसरों को कैसे करें, अब यही बंदा इधर तक ही रिस्ट्रिक्ट करता है। लेकिन आपको हर एक कीवर्ड इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले क्या है, दैट यू हैव टू बी द चेंज दैट यू विश टू सी इन अदर्स। आपको कितने सारे कीवर्ड्स मिल रहे हैं। अब फिलोसॉफिकल ऐसे में क्या होता है, आपको इसी के इर्द गिर्द रिजॉल्व करना है। तो हम क्या कर सकते हैं, माइंड में क्वेश्चंस को फ्रेम कर सकते हैं, जैसे कि पहले व्हाट इज चेंज, ठीक है। आपको ये लिखना नहीं है ऐसे में, आपको दिमाग में रखना कि चेंज होता क्या है। आप पहले पैराग्राफ में स्टार्ट कर सकते हो कि चेंज होता क्या है, ठीक है। वाई शुड वन चेंज हिमसेल्फ और हरसेल्फ, चेंज की ज़रूरत क्या होती है, ठीक है। उसमें लिखा है कि चेंज मुश्किल क्यों होता है, वाई चेंज इज़ डिफ़िकल्ट, क्यों, क्योंकि आपकी कोई भी हैबिट होती है उसको चेंज करना ईजी नहीं होता है। हर कोई अपने आप को चेंज क्यों नहीं कर सकता, क्योंकि चेंज करने के लिए आपको इंट्रोस्पेक्शन चाहिए होती है, राइट। तो वो हर किसी के लिए इजी नहीं होता। देखो मैं इसी के इर्द गिर्द रिवॉल्व कर रही हूँ, मैं फालतू की बातें नहीं कर रही हूँ, मैं एक ही चीज़ के पीछे नहीं पड़ी कि हमें अपने आप को चेंज करना है। मैं बाकी तर्क भी दे रही हूँ कि चेंज डिफिकल्ट क्यों है, मेरे को चाहिए क्यों है, चेंज होता क्या है। फिर अगला क्वेश्चन हम क्या बना सकते हैं कि क्या होगा अगर हम वी डोंट चेंज आवर सेल्स, क्या होगा, उससे क्या होगा, लाइफ में सैचुरेशन हो जाएगी, आप ग्रो नहीं कर पाओगे, आप जहाँ थे वहीं पे रह जाओगे, राइट। यूपीएससी क्लियर करना है, कुछ करना है तो आपको जल्दी उठना पड़ेगा, टारगेट्स कंप्लीट करने पड़ेंगे। पहले आराम से उठते थे, तो अगर हम नहीं करेंगे तो नहीं कर पाएंगे क्लियर। कुछ भी एग्जाम्पल साथ में आप दे सकते हो। देखो मैं इसी के साथ कर रही हूँ रिवॉल्व, क्योंकि मैंने ये चीज़ अब ऐसे में सीखी, मैं ये नोटिस कर रही थी कि बच्चे एक ही चीज़ के पीछे पड़ जाते हैं कि हमें चेंज कैसे करना है। नहीं, ये सारे पॉइंट्स आपको कवर करने हैं। चेंज क्या होता है, वाई शुड वन चेंज, वाई चेंज इज़ डिफिकल्ट, वाई डोंट वी चेंज। एंड फिर आप इसमें एग्जाम्पल लिख सकते हो उन लोगों की जिन्होंने अपने आप को चेंज किया। जैसे मैं एक विराट कोहली की सुन रही थी, उसकी फादर की डेथ हो गई थी उसके मैच से पहले, तो बता रहा था पहले वो लाइफ में इतना सीरियस नहीं था, लेकिन जब उसके साथ ये कुछ आपदा आई, ये प्रॉब्लम आई, रिस्पॉन्सिबिलिटी आई, सो ये सेड आई यूज्ड टू वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग फॉर प्रैक्टिस। मैं और सीरियस होगा, मैंने और सीरियस से प्रैक्टिस शुरू की। तो ठीक है, सो उसकी आप एग्जाम्पल लिख सकते हैं कि उन लोगों के बारे में बताइए, पीपल हु हैव चेंज्ड, राइट। लेकिन आप फिर ये भी लिख सकते हैं पीपल हु डिड नॉट चेंज्ड, राइट। जैसे कोई भी एग्जाम्पल आप बता सकते हो, जैसे कि कोई एग्जाम्पल आप बता सकते हो ऐसे। हाँ एग्जैक्टली, जैसे टेक्नोलॉजी में, जैसे कोविड-19 में जो लोग डिजिटलाइज नहीं कर पाए उनका डाउनफॉल हो गया, राइट। बहुत सारी कंपनियां जो पहले बहुत सारी चलती थी, जैसे एक वो कोडक कंपनी थी, बहुत चलती थी, उसके बाद उसका डाउनफॉल हो गया क्योंकि उसने टेक्नोलॉजी अपग्रेड नहीं किया। तो चेंज केवल ह्यूमन की नेचर में नहीं आना, चेंज हर जगह आएगा, पॉलिटिकल में। आप इसमें कॉन्स्टिट्यूशन की एग्जाम्पल दे सकते हो कि कॉन्स्टिट्यूशन कितना अच्छा है हमारा, कितना फ्लेक्सिबल है, कि इट इज़ सब्जेक्टेड टू चेंज। हम टाइम्स के साथ इवॉल्व होंगे। पहले LGBT कम्युनिटी को हम धिकारते थे, लेकिन अब दे आर गेटिंग देयर राइट्स। सो दिस इज़ वाई चेंज इज़ इम्पॉर्टेंट। सो यू हैव टू कवर ऑल द एस्पेक्ट्स। देखो एस्पेक्ट बड़े तरीके के होते हैं, एक होता है इंडिविजुअल एस्पेक्ट, एक होता है आपका कोई नेशनल लेवल का एस्पेक्ट, एक होता है इंटरनेशनल एस्पेक्ट, ठीक है। इसमें आप क्या लिखोगे, इंडिविजुअल, मेरे को अपने आप को चेंज करना है, जल्दी उठना है, सक्सेस पानी है। नेशनल लेवल पे होगा, जैसे कॉन्स्टिट्यूशन का लेवल डाल सकते हो, गवर्नमेंट्स चेंज होती हैं, यू नो विद टाइम, ऐसी चीज़ें, नए नए लॉज आते हैं, वो नेशनल डाल सकते हो। इंटरनेशनल में डाल सकते हो, जैसे क्या चेंज ला सकते हैं हम कि अब हम देख रहे हैं UNSC में ज़्यादा रिप्रेजेंटेशन चाहिए लोगों को, तो हमें वो वाली चेंज चाहिए।
हाँ, फेमिनिज्म, जैसे आप देख रहे हो ईरान में जैसे प्रोटेस्ट हो रहे हैं, अरब स्प्रिंग हो रही है, तो ये सब चीज़ें, तो ये वाली चेंज आ गई। इसी तरह आप एक सेक्टोरल चेंज भी लिख सकते हो, जैसे आ गया जैसे एक शॉर्ट फॉर्म है, मैं उसको ऐसे बोलती हूँ स्पीच, ठीक है, सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, एनवायरमेंटल, कल्चरल, हिस्टोरिकल, ठीक है। जैसे मैंने अपनी ट्रिक बनाई थी, एक मैं आपको शेयर कर रही हूँ, राइट। तो एक इस तरीके के आप डाल सकते हो डायमेंशंस, ठीक है। तो यू हैव टू फर्स्ट मेक श्योर यू राइट ऑल द क्वेश्चंस ऑन द लास्ट पेज, ठीक है। अब इसका दूसरा आएगा क्या, वाई टू चेंज अदर्स, करना ही क्यों अदर्स को चेंज, सो दैट जैसे हमें लगता है कि वो इंसान कोई गलत कर रहा है, जैसे इस वक्त जैसे प्रॉब्लम क्या बढ़ गई है, पोलराइजेशन बढ़ गई है सोसाइटी में, ठीक है। तो वो चीज़ें नहीं होनी चाहिए, जैसे मॉब लिंचिंग हो रही है, उन लोगों को हमें बंद करना है ये करने से, तो उसके लिए उनको चेंज करना पड़ेगा, लॉज को चेंज करने पड़ेंगे, राइट। क्या होगा कि अगर हम उनको चेंज नहीं करेंगे तो क्या होगा, सोसाइटी में पोलराइजेशन और बढ़ जाएगी, और ज़्यादा मॉब लिंचिंग हो जाएगी, ठीक है, और ज़्यादा क्राइम रेट्स बढ़ जाएंगे, ठीक है। फाइनली लास्ट में कंक्लूजन होना चाहिए, हाउ शुड वी चेंज आवर सेल्स एंड द सोसाइटी। दिस इज लाइक अ प्रिस्क्रिप्शन, मैंने सारे तर्क दे दिए, अब फाइनली मैं चेंज कैसे करूँगा या करूँगी, ठीक है। तो आपको ऑर्डर में क्वेश्चंस को ब्रेनस्टॉर्म करना है, ये ऐसे ऐसे नहीं लिख पाओगे आप कि भाई बी द चेंज, हाँ लिख दी विराट कोहली एग्जाम्पल खत्म, नो, यू हैव टू हैव एग्जाम्पल फॉर एवरी क्वेश्चन, ठीक है। व्हाट इज चेंज हम बोलते हैं ना, कोकून से बटरफ्लाई कैसे बनती है, उसको चेंज होना ज़रूरी है तभी वो बटरफ्लाई बनेगी, राइट। ऐसे जैसे हम पढ़ते हैं पॉजिटिव कोट्स। तो फाइनली हाउ टू चेंज, ये आपका प्रिस्क्रिप्शन आ गया, राइट। तो जिसमें मैंने आपको ये बताया है, बाकी अगर आप स्टार्ट करना चाहो तो हम बोलते हैं एनेक्डोट से कर सकते हो। जैसे एक बड़ी अच्छी एग्जाम्पल थी, वो उंगली माला की बड़ी अच्छी एग्जाम्पल थी जातक कथाओं में, कि वो जो है सबको मारता था, सबकी उंगलियां काट के फिर हार पहन लेता था, जो भी वो गांव में फॉरेस्ट में आता था। फिर एक बार आई थिंक बुद्धा उनको मिले, गौतम बुद्ध, तो फिर वो उनके पास गए, तो उन्होंने बोला कि तुम क्या कर रहे हो अपने जीवन के साथ। तो फाइनली उन्होंने क्या किया, चेंज कैसे आता है, इंट्रोस्पेक्ट करने से। सो ही इंट्रोस्पेक्टेड, और फाइनली देन ही बिकेम अ वेरी वर्चुअस मैन देयर बाय। तो आप इसमें ऐसे स्टार्ट कर सकते हो कि कैसे एक इंसान ऐसे बन गया। या फिर एक उनकी भी एग्जाम्पल है, मेरे को उनका नाम याद, मेरे को आज कुछ याद ही नहीं आ रहा है, वो पता नहीं किन की थी, किसने लिखी थी रामायण, वाल्मीकि की। मैंने सुना था कि वाल्मीकि जो पहले एक डिकॉइट थे, वो डकैती करते थे, ठीक है, क्योंकि उनके परिवार बहुत बड़ा था, उनके पास पैसे नहीं थे, तो जो भी गांव में आता था सबको ऐसे डकैती करके अपने बच्चों को पालन पोषण करते थे। तो एक बारी पता नहीं उनके पास कोई बहुत महान संत आए, तो उन्होंने संत को बोला कि तुम मुझे क्या लूटोगे, तुम तो खुद लूटे हुए हो। तो उसने बोला कैसे, कहते कि तुम लोगों को ऐसे लूट रहे हो तो तुम अंदर से बहुत डाउनग्रेड होते जा रहे हो, तुम ये सब पहचान नहीं पाओगे ये जो तुम कर्म कर रहे हो। फिर सबने आपको इंट्रोस्पेक्ट किया, और बाद में जो डकैती करता है इंसान, ही बिकेम वाल्मीकि, द राइटर ऑफ रामायण। वाई, बिकॉज ही टुक दिस चेंज, ही हैड दैट इंट्रोस्पेक्शन वाली थिंग। सो आपको ये एग्जाम्पल्स एक साथ नहीं लिखनी है, आपको रोज़ एग्जाम्पल मिलेंगी। जैसे सर कभी कुछ बता रहे होंगे, आपको याद आ जाएगा। अगर आपको कुछ रिलीजियस एग्जाम्पल पता है, मतलब नॉट कम्युनल इन अ सेंस, बट कोई रिलीजियस एग्जाम्पल आपको लगता है बहुत रेलिवेंट है, तो आप वो लिख सकते हो उसमें, राइट। कोई कल्चरल एग्जाम्पल पता है, कोई अपनी लोकल ऐसे आपको जगह का कुछ पता है, वो लिख सकते हो। तो आपको एग्जाम्पल हर एक क्वेश्चन पहले आपने लिखना है, जैसे ऐसे पढ़ना है, अंडरलाइन करो, क्वेश्चन फ्रेम करो इसी के इर्द गिर्द जो इससे रिलेटेड बन रहे हैं, आलतू फालतू के क्वेश्चन नहीं। चेंज क्या होता है, चेंज क्यों करना है, चेंज करने से क्या होगा अगर हम नहीं करेंगे, लोगों को चेंज क्यों करना है, फाइनली चेंज करना कैसे है, अपने आप को चेंज कैसे कर सकते हो आप, मेडिटेशन करो, इंट्रोस्पेक्शन करो, उसके बाद क्या बोल सकते हैं हम, और कैसे कर सकते हैं, मैं आपको चेंज बताओ। हम जो हमारे आसपास लोग हैं उनसे पॉजिटिव इन्फ्लुएंस होगा, तो हम भी मोटिवेटेड होंगे। और कैसे कर सकते हो चेंज, आपको इंस्टेंटली सोचना है, ये सोचने की आपको पावर क्रिएट करनी है। ये मत सोचो कि मैंने ऐसे भर दिया 10 पेजेस का तो बहुत सही है, नो। आपको देखो, एक ऐसे ही ऐसा पेपर है, मुझे लगता है ऐसे आपका एथिक्स और ऑप्शनल जो बहुत चेंज ला सकता है, स्पेसिफिकली ऐसे, क्योंकि ऐसे में अगर आप तर्क दे सकते हैं, ब्रेनस्टॉर्मिंग इंस्टेंटली कर सकते हैं, तो आपका बहुत अच्छा होगा ऐसे। और ये आप इजीली अभी नहीं कर पाएंगे, जब तक आप 15 से 20 ऐसे नहीं लिखेंगे, ये इतना इजीली नहीं होगा। यू हैव टू, अभी अगर आप घर जा रहे हैं, अगर ऐसे के टॉपिक्स पढ़ते हैं ना, नहीं बनाओ नोट्स वोट्स कुछ नहीं बनाने, सीधा ब्रेनस्टॉर्मिंग करो। जैसे कोई और कोट अगर आप मुझे बता दो, कुछ भी है, कोई है कोई कोट जहन में अभी, अगर मेरे को आता हो तो मैं बताऊंगी। ठीक है, जैसे ये वाला कोड एक बहुत अच्छा था जो मैंने अटैम्प्ट किया था, मुझे भी याद नहीं आ रहा,
चलो हम नेक्स्ट टाइम अगर क्लास लेते हैं तो कर लेंगे। कोई भी आप टॉपिक देखो ना, क्वेश्चन इर्द गिर्द इसके घूमते जाओ, देखो इसमें कीवर्ड्स क्या हैं और उसके अराउंड क्वेश्चंस फ्रेम करते जाओ। मैं बार बार इस पर रिपीट कर रही हूँ क्योंकि ऐसे राइटिंग का एक प्रोसीजर है, ऐसे नहीं आप कुछ भी लिख सकते हो, नो, यू हैव टू फर्स्ट लास्ट पेज पे मैंने जो है तकरीबन 40 मिनट दिए थे फ्रेमिंग के लिए। मुझे सबने बोला 40 मिनट बहुत ज़्यादा होते हैं, पर मेरे ख्याल से नहीं होते। एक बार आपका फ्रेमवर्क रेडी हो ना, आपको ऐसे लिखने में प्रॉब्लम नहीं आएगी। मेरा फ्रेमवर्क रेडी रहता था। यहाँ पे मैं क्या करती थी, पेज को लास्ट में, यहाँ पे मैं क्वेश्चंस ब्रेनस्टॉर्म करती थी लास्ट पेज में, ठीक है, क्वेश्चन 1 ये, और यहाँ पे मेरे को जो भी एग्जांपल याद आती थी मैं लिख लेती थी, फिर फाइनली लास्ट पेज देख के आई यूज्ड टू राइट ऐसे, ठीक है। तो बस बाकी अगर हम कोई और आगे क्लास हुई तो कर सकते हैं डिटेल में। अभी मुझे इतनी चीज़ें याद नहीं आ रही, मैंने काफ़ी टाइम से छोड़ दिया है, तो ठीक है, थैंक्स। ठीक है, फिर आप जाए ना। ठीक जैसे हिस्ट्री सब्जेक्ट है, थोड़ा ट्राई सब्जेक्ट है, मुश्किल हो जाता है रिवाइज करना। हिस्ट्री मैम अभी टाइम हमारे पास कम बचा अभी के लिए, मैम को क्या कौन से मतलब सोर्सेज रख सकते हैं हिस्ट्री के? एनसीईआरटीज काफ़ी है या कोई रेफरेंस? देखो एनसीईआरटी ऑनेस्टली ना, और एनसीईआरटी इतनी बड़ी है कि उसको ख़त्म करते करते इंसान की जान निकल जाएगी, और क्या पढ़ना है उसमें। एक एक्स्ट्रा जो है वो कल्चर के लिए, जैसे मैंने नितिन सिखानिया इतनी नहीं पढ़ी थी लेकिन बच्चे पढ़ते हैं, तो मैंने उसमें बहुत बिल्कुल थोड़े थोड़े टॉपिक्स पढ़े थे जो मुझे लगा रेलेवेंट, जैसे डांस हो गया, म्यूजिक हो गया, जो पहले के 4-5 टॉपिक्स हैं ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है उसमें। और आप नोटिस करोगे आज की वो जो बुक बनाई है ना, वो इन सब की कंसाइज करके एनसीईआरटी से ही चीज़ें उसमें सेग्रीगेट करके लिखी हैं मोस्टली जो चीज़ें हैं। तो अगर आप एनसीईआरटी बहुत अच्छे से पढ़ोगे तो आपको तभी वो किताब समझ आएगी। पहली बात है मुझे नितिन सिखाने को भी समझ ही नहीं आई थी, तो फिर जब मैंने फिर से वापस हिस्ट्री पढ़ी, एक जो वो फाइन आर्ट्स की किताब आती है 11th की 12th की, पिंक कलर का कवर है, वो बहुत अच्छी है इसके लिए, तो ठीक है। जब आप वो पढ़ोगे तो क्योंकि नितिन सिंघानिया थोड़ी कंफ्यूजिंग लगती है मुझे फर्स्ट टाइमर्स के लिए, राइट। तो ज़्यादा किताबों में मत जाओ, पहले एनसीईआरटी एक बार ख़त्म कर लो, अगर लास्ट में थोड़ा टाइम मिलता है तो वही जो पहले के 4-5 टॉपिक्स हैं ना, वही इंपॉर्टेंट है। बाकी वो लिटरेचर के चक्करों में भी मत पढ़ो, राइट। या अगर और कम टाइम है तो ये कोशिश कर सकते हो जो नितिन सिंघानिया में लास्ट के क्वेश्चन दिए हुए हैं ना, हर चैप्टर के क्वेश्चन दिए हैं, उन क्वेश्चन को अच्छे से एक बार सॉल्व करो, ठीक है। अच्छा हाँ सॉरी, स्पेक्ट्रम में भूल गई। स्पेक्ट्रम डेफिनेटली मुझे लगता है स्पेक्ट्रम इज़ अ वंडरफुल बुक, वो आपको बिल्कुल करनी चाहिए। मैंने बिपिन चंद्र नहीं पढ़ी थी, बच्चे वो पढ़ते हैं पर मैंने नहीं पढ़ी थी वो, मैंने स्पेक्ट्रम ही पढ़ी थी। तो आप स्पेक्ट्रम तो मुझे लगता है यू हैव टू रीड, देयर इज़ नो शॉर्टकट फॉर दैट, वेरी बोरिंग बुक बट यू हैव टू रीड। ठीक है जी, यस चलो ठीक है, फिर आज के लिए ओके, थैंक यू सो